मुझे उस दिन से इन्होंने मजबूत करना चालू कर दिया था कि भाई इसको राजनीतिक में ले आना है। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन उदाराम जी ने और मेवाराम जी ने मेरे को राजनीतिक में आने के लिए बहुत कुछ मजबूत किया और इनकी मेहरबानी से मैं राजनीतिक। दूसरे 3 उम्मीदवार थे, वो 2 साल से तैयारी कर रहे थे। 13 दिन में जो मैंने तैयारी किया, लोगों ने मुझे अच्छा समर्थन दिया। मात्र 146 मतों से बड़ा प्रकरण है, बहुत ज्यादा है। बाड़मेर के अंदर सड़कों के अंदर जो घोटाला है वो देख रही है। बाड़मेर सिटी के अंदर अभी जो सड़क बनी है उनकी स्थिति आप देख लो, 2 महीने के अंदर टूट चुकी है। यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे, अगर हॉस्पिटल के आगे की बात करें तो वहां सामने पड़ी है। बाड़मेर में थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो पूरा एक समुद्र जैसा बन जाता है। बाड़मेर में 2 चीजों के ऊपर ये सबसे ज्यादा चर्चित हुए। एक तो रहा नंदी गौशाला, जिसमें बताया जाता था ये सब गो भक्त है, जिसके अंदर यहाँ बाड़मेर का जो आरएसएस है वो आरएसएस भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया कभी। यहाँ जितने भी जैन हैं, आरएसएस वाले हैं, सबसे बड़े पदों पर आरएसएस में जैन बैठे हैं। उन जैनों ने क्या किया, मेवाराम को ही वोट दिलाया परचेस करने के लिए, जितना मटेरियल परचेस करने के लिए बताए थे। मैं कहता हूं उसमें करोड़ों रुपए का एक व्यापक घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का। अगर कोई कहता है कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है तो मैं चैलेंज देता हूं, बाड़मेर की आम जनता के सम्मानित नागरिकों को साथ में रखे और उनमें से सोशल ऑडिट करवा दे, अपने बिल सामने रख दे और उसमें से जाकर के बैठा मेरे साथ में बहस कर दे कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं साबित करके दिखा दूंगा। सोशल ऑडिट करने के लिए अगर विधायक जी और हॉस्पिटल वाले पूरे चैलेंज के साथ में मेरे सामने बैठे और सोशल ऑडिट करवा दे, हम बता देंगे घोटाला है या नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं उत्तम सिंह और आप जुड़े हैं मेरे YouTube चैनल बाड़मेर संदेश से। आज हमारे सामने जो शख्सियत व्यक्तित्व सामने है वो वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम ही काफ़ी है रिश्वतखोरों और भ्रष्टाचारियों के पसीने छुड़ाने के लिए। अब तो आप जान ही गए होंगे कि बाड़मेर में ऐसा व्यक्तित्व कौन है। तो हम आज बात करेंगे आरटीआई कार्यकर्ता और अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी से जुड़े और बाड़मेर के जिला अध्यक्ष पद पर विराजमान भगवान सिंह जी लाबराव से, जिन्होंने अकेले अपने दम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। ये विभाग अपनी बात रखते हैं, मुखर होकर किसी भी विषय पर तथ्यों के साथ बात करते हैं। तो अब हम आपसे भ्रष्टाचार से लेकर राजनीति तक के सफर की बात करेंगे भगवान सिंह लाबराव से। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी चुनाव का दौर चल रहा है और सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव में लगी हुई है। तो आपकी पार्टी का स्थान आप बाड़मेर में कहां तक देखते हो? बाड़मेर के अंदर हमारी गाँव के अंदर कमेटियां बन रही है, प्रत्येक वार्ड के अंदर हमारी कमेटियां बन रही है। धरातल पर हमारे काम है, 1 महीने के अंदर हमारा संगठन है पूरा तैयार हो जाएगा और संगठन तैयार होने के बाद में हम यहाँ पर हमारे स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर के आंदोलन के रूप में हम पूरे रोड के ऊपर उतर जाएंगे। क्योंकि हमारी पार्टी जब यहाँ पर आई है तो देरी से आई है, अभी चुनावी मोड पर है, तो हम पूरे दमखम से हमारी ताकत लगा करके पूरे बैठे हैं। हर मुद्दों की तो हमारे पास में कोई कमी है नहीं, क्योंकि हमारे पास में पूरे हम करप्शन के खिलाफ जनता के जो मुद्दे हैं हमारे पास में लिखित में हमने पूरे मटेरियल इसका तैयार करके रखा है और हम उन जनता के मुद्दों के ऊपर लड़ने के लिए हम तैयार है। अब यहाँ अगर बाड़मेर शहर की बात करा जाए तो यहाँ पर फर्जी पट्टा प्रकरण बहुत ज्यादा है। बाड़मेर के अंदर सड़कों के अंदर जो घोटाला है वो देख रही है। बाड़मेर सिटी के अंदर अभी जो सड़क बनी है उनकी स्थिति आप देख लो, 2 महीने के अंदर टूट चुकी है। यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस के आगे, अगर हॉस्पिटल के आगे की बात करें तो वहां सामने पड़ी है। बाड़मेर में थोड़ी सी बारिश आ जाती है तो पूरा एक समुद्र जैसा बन जाता है। तो ये काफी स्थितियां हैं जो बिना प्लानिंग के काम कर रखी है। और यहाँ जो हमारे स्थानीय नेता है उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि बाड़मेर को नरक से भी बदतर बना रखा है। यहाँ बाड़मेर के अंदर जितना यह कंपनियां आ गई है उनके पास में जो CSR फंड आता है वो अपने निजी लोगों के पास में जाके खर्च करवा रहे हैं। आम जनता के बीच में कोई खर्च नहीं हो रहा है। हम आम आदमी पार्टी यहाँ से मेहनत करके जो CSR फंड है स्थानीय लोगों के बीच में खर्च कराए, जरूरतमंद व्यक्ति है उनके ऊपर खर्च करवाए, इसके लिए पूरा हमारा प्रयास रहता है। जैसे भी आपने कहा कि स्थानीय विधायक, तो यहाँ स्थानीय विधायक का तो बताते हैं कि विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। क्या विकास खुद का विकास किया है, अपने चहेतों का विकास किया है। क्या विकास किया? बाड़मेर में 2 चीजों के ऊपर ये सबसे ज्यादा चर्चित हुए। एक तो रहा नंदी गौशाला, जिसमें बताया जाता था ये सब गो भक्त है, जिसके अंदर यहाँ बाड़मेर का जो आरएसएस है वो आरएसएस भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया कभी। यहाँ जितने भी जैन हैं, आरएसएस वाले हैं, सबसे बड़े पदों पर आरएसएस में जैन बैठे हैं। उन जैनों ने क्या किया, मेवाराम को ही वोट दिलाया। कभी उन्होंने कांग्रेस को ही वोट दिलाया, भाजपा के लिए उन्होंने काम नहीं किया। बाड़मेर में नंदी गौशाला खुली, नंदी गौशाला नगर परिषद संचालित करता है। उन्होंने फर्जी तरीके से नंदी गौशाला सेवा समिति फर्जी नाम का रजिस्ट्रेशन करवाया, मिलता जुलता नाम का, उनका मेवाराम अध्यक्ष है। उनके अंदर विधायकों से 25 लाख रुपए खर्च
उस नंदी गौशाला में किया। जब विधायक खुद ही उसका अध्यक्ष है तो फिर उसमें कैसे खर्च करेंगे? जमीन आवंटन करवाया। 31 मई 2019 को जमीन के एनओसी लाते ग्राम पंचायत बाड़मेर आगोर की, और उसकी क्षतिपूर्ति देने के लिए गोचर जमीन था, इनकी क्षतिपूर्ति दिया दरुड़ा में, तत्कालीन ग्राम पंचायत मारूडी लगता था। 31 मई 2019 को एनओसी दे देती है, और गांव के ग्राम सभा कब होती है? जून और अगस्त में। जून और अगस्त के अंदर वहां पे ग्राम सभा होती है, और उससे पहले उनके पास में एनओसी आ जाती है, मतलब फर्जी एनओसियां थी। उसके माध्यम से उन्होंने जमीनें आवंटन करवाई। दूसरा, हॉस्पिटल की कंडीशन देखो आप। हॉस्पिटल में 2 आईसीयू बना हुआ है। एक भामासा पृथ्वीराज सिंह जी कोड़ू है, उन्होंने 1 करोड़ लगभग 92 लाख के अंदर एक तैयार करवाया आईसीयू। एक दूसरा सरकारी खर्चे में 5 करोड़ में तैयार हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये जनता खुद जाके सर्वे करके देखे, खुद उसका अवलोकन करे। ये हमारा अधिकार है, राइट्स है, आम जनता का राइट्स है, क्योंकि हमारे पैसों से ये बना है। 5 करोड़ वाला जो आईसीयू है वो खुद कोमा में चला गया है, और जो 1 करोड़ 92 लाख का आईसीयू है वो बेहतर है। बाड़मेर हॉस्पिटल में जाके देखो, गंदगी से पूरा भरा हुआ है हॉस्पिटल चारों तरफ से, कहीं बैठने की सही तरीके से सुविधाएं नहीं है। रात को जाके देखो, वहां पे डॉक्टर नहीं है, पूरा वहां से कमीशन के हिसाब से चला गया। जितने इसने कोरोना काल के अंदर जितने इंस्ट्रूमेंट परचेस करने के लिए, जितना मटेरियल परचेस करने के लिए बताए थे, मैं कहता हूं उसमें करोड़ों रुपए का एक व्यापक घोटाला हुआ है, करोड़ों रुपए का। अगर कोई कहता है कि इसमें घोटाला नहीं हुआ है तो मैं चैलेंज देता हूं, बाड़मेर की आम जनता के सम्मानित नागरिकों को साथ में रखे और उनमें से सोशल ऑडिट करवा दे, अपने बिल सामने रख दे, और उसमें से जाकर के बैठा मेरे साथ में बहस कर दे कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं साबित करके दिखा दूंगा। सोशल ऑडिट करने के लिए अगर विधायक जी और हॉस्पिटल वाले पूरे चैलेंज के साथ में मेरे सामने बैठे और सोशल ऑडिट करवा दे, हम बता देंगे घोटाला है या नहीं है। उसके बाद में हाई स्कूल के अंदर वहां जब बड़ा डूम बनाया था आइसोलेशन के लिए, जो बना रखा था, वो कहां गए पैसे? कहां पेशेंट थे वहां पे? क्या सरकारी बिल्डिंग के नहीं थे क्या? फिर भी वहां उस डोम को लगाने की जरूरत क्या आ रही? अपने चहेतों को उस टेंट का किराया और लोगों को निजी लाभ पहुंचाने के लिए दिया। उसके बाद में अभी तक सरकार ने देखो राहत कैंप चलाए, किस जनता को राहत होगा? राहत करने के लिए जरूरत क्या थी कैंप लगाने की? आपके पास जन आधार था, आपके पास आधार कार्ड था, आपके पास राशन कार्ड था, सब डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन थे। ऐसा तो था नहीं कि वहां व्यक्ति आता उनका फिंगर लगता था, वो भी नहीं था, सब फोटो खिंचवाए जाते थे, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। तो आपने ये टेंट लगाने के ये सब खर्चे थे, राहत सिर्फ अपने सरकार के निजी व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिए कैंप लगवाए गए थे, आम जनता को कोई राहत नहीं है। अब बिल की बात करें, बिजली बिल जैसे इन्होंने बताया 100 यूनिट फ्री है। पहले लोगों के जो बिल आते थे 1000 रुपए या 1200 रुपए, अब वो बिल आ रहे हैं 6000 रुपए। मैं आपको ये प्रूफ के साथ में बताता हूँ, मेरे पास ये बिल है, मेरा खुद का बिल है। जो 1200 रुपए का बिल था वो अभी इसका बिल की राशि हो चुकी है 5128 रुपए। अब ये स्थितियां हैं कि लोगों को राहत कहां मिली? ये लोगों के पास में बीच में पूरा का पूरा एक घोटाला, एक षड्यंत्र है। ये सिर्फ इलेक्शन मोड पे ये वादे किए जाते हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर 8 साल से 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, तो आज तक फ्री है। अच्छा, दूसरा, अभी आपको पता हो तो अशोक गहलोत साहब ने बाड़मेर के लिए 803 डामर सड़क योजनाओं की घोषणा की है, मतलब वर्चुअल उसका उद्घाटन भी किया है। उसको लेकर के क्या कहोगे? ये विकास नहीं है? उन्होंने 803 सड़कों का निर्माण के लिए स्वीकृति जारी किया, इसलिए तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मैं भी चाहता हूँ हर ढाणी सड़क से जुड़े, रास्ते से जुड़े, लेकिन उन सड़कों की आप क्वालिटी जाके देखो। वो जहां सड़कें बड़ी हैं उन सड़कों की स्थितियां देखो। अगर वो सड़कें जहां निर्माण करवाई गई है वो 2 महीने के बाद में उनकी स्थिति देखो, वो टूट चुकी है। अभी मेरे पंचायत की बात है, सियाणी से भातपुर स्टेशन तक एक सड़क बनी थी 2.5 किलोमीटर। वो हमारे शिव के माननीय विधायक अमीन खान जी है, उनके दामाद है शौकत खान जी, उनके द्वारा वो ठेकेदार थे, सड़क बना रहे थे। गाड़ी ऊपर से बाइक वाला ब्रेक मारे, डामर साथ में निकल रहा था। अभी उन्होंने वापस, जब हमने इसका मुद्दा उठाया, जब हमारे सामने आया, वीडियो बना करके हमने पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे उनको भेजा, तो उन्होंने जेसीबी से हटा करके वापस वहां डामर किया। आज वहां पेच वर्क बन गए। सड़क बनने के मात्र 3 दिन के बाद में पेच निकाल दिए। तो ऐसे 803 सड़कें बनी है। कौन होंगे इसमें ठेकेदार? मोस्टली हमारे बाड़मेर के आदरणीय विधायक साहब, उनके भांजे, विधायक साहब की खुद की फर्म, उनके चहेतों की फर्में, उन सभी के अंदर जो घोटाला करने के लिए सबसे ज्यादा स्वीकृतियां। थोड़े दिन पहले जब सीएम साहब यहाँ पे बाड़मेर में आए थे, तब हमारे विधायक जी ने कहा था कि साहब हमारे यहाँ पे स्कूलों को कर्मोन्नत करवा दो, हमारे पास में किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो कर्मोन्नत करवा के करोगे क्या? हाँ, जब टीचर ही नहीं है, जब अंदर टीचर नहीं है, आप किसी को खर्चा नहीं करवाओगे। पहले से स्कूलों की हालत देखो। स्कूलों के अंदर जब 12वीं तक की स्कूलें हो गई, उसके अंदर टीचर है 6 या 5,
अब वो भी उनके पास में पढ़ाने वाले उस सब्जेक्ट के लिए है ही नहीं। कई स्कूल ऐसी भी है जहाँ संख्या भी नहीं है। तो ऐसे स्कूलों में आप करोगे क्या? अब बना करके ये क्या विकास है क्या? ये कैसा विकास की बात करेंगे आप? बाड़मेर की बात करें, 5 साल तक हमारे आदरणीय विधायक साहब मेवाराम जी नगर पालिका के चेयरमैन रहे, 15 साल तक लगातार विधायक रहे, 20 साल ये सत्ता में रहे। 20 साल के अंदर बाड़मेर में जब पहली बारिश होती है वहां से पानी निकलता है, हमारे बाड़मेर के माननीय कलेक्टर साहब है उनके घर में पहला पानी भरा। मैं एक बीच में टोके आपको बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि 20 बार मतलब 20 साल से वो नेता है, चुने हुए नेता है, और 15 साल से वो विधायक है अपने बाड़मेर के, तो जनता उनको बार बार चुन के ला रही है, तो कुछ तो उन्होंने किया होगा। या फिर मैं इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या रहता है कि आपस में फूट डालो राज करो, ये ब्रिटिश नीति अच्छी तरीके से हमारे विधायक जी जानते हैं। अच्छा, यहाँ बाड़मेर के अंदर 2 ही फैक्टर देखे जाते हैं कि यहाँ मेवाराम जी अगर कांग्रेस से टिकट लाते हैं तो सामने बीजेपी में कोई इनको जाट उम्मीदवार होता है। तो जाट उम्मीदवार होता है तो जिसमें जैसे राजपूत है उनको कहा जाता है कि अगर बाड़मेर में जाट विधायक बन गया तो आपकी खैर नहीं है। किसको? राजपूतों को कहा जाता है आपकी खैर नहीं है, आपको यहाँ पे बाड़मेर में आना ही आप भूल जाओगे, मतलब एक डरा करके। तो जैसे राजपूत अगर वहां से डाइवर्ट होते हैं तो उनके साथ में उनके सहयोगी जितनी कास्ट है दूसरी है, जैसे प्रजापत है, उसके बाद में ओबीसी वर्ग के और भी लोग जैसे भी आ जाते हैं, जो लोहार आते हैं, दर्जी आते हैं, जो माइनॉरिटी वाले होते हैं, वो सभी साथ में उनके रह जाते हैं, वो डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जाट अकेले एक फैक्टर के ऊपर जाकर के काम करके वो जीत नहीं सकती है। दूसरे अभी तक ऐसी के अगर जो वोट होते हैं उनके साथ में रहते हैं, तो पहली बार आपको पता होगा पिछली बार उन्होंने चुनाव के अंदर एसी का उम्मीदवार खड़ा कर दिया ताकि एसी के उम्मीदवार होते हैं तो वोट डाइवर्ट हो जाए, ताकि वो बीजेपी के साथ नहीं जाए। तो हर टाइम से इनकी एक चाल रही है, सामने एक दूसरा उम्मीदवार उसी कास्ट का खड़ा कर देते हैं। जैसे पहले प्रियंका जी कुछ मार्जिन से अगर हारे थे उस टाइम से, तो मर्दू रेखा जी को खड़ा कर दिया, तो 20,000 वो वोट लेके गए, तो 4,000 में उनकी प्रियंका जी की हार हुआ। तो ये एक तो इनका कारण रहता था। बाकी ये विकास पुरुष नहीं है, ये हमारे बाड़मेर के लिए एक विनाश पुरुष है। दूसरे इनके पास में फूट डालो राज करने वाली नीति। अब मैं भी कई बार ऐसे फील्ड में जाता हूँ तो कई बार मेरे सामने ऐसे बताते हैं कि कई मेरे जाट होते हैं, उनके पास में बुजुर्ग आदमी होते हैं, उनके साथ में जाते हैं जो अनुभवी होते हैं, उनके साथ में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बाड़मेर में जाट या राजपूत एमएलए नहीं बन सकता है। क्यों नहीं? इसका कारण क्या? तो कारण है कि जाट है तो राजपूत को वोट नहीं देते, राजपूत है वो जाट को वोट नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसका रीजन क्या है? इसका कारण क्या? मैं उनको पूरी नस टटोलने का जब मैंने प्रयास किया तो कहते हैं कि बाड़मेर के अंदर जाट और राजपूतों की बढ़ती नहीं है। मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, बाड़मेर जिले और जैसलमेर के अंदर ऐसा कोई राजपूत का घर नहीं होगा या ऐसा कोई जाट का घर नहीं होगा कि जिसके अंदर जाट और राजपूत का आपस में या धर्मेला नहीं होगा या किसी के खोड़ा दिया हुआ नहीं होगा या आपस में आना जाना नहीं लगा रहता होगा। एक पारिवारिक रिश्ता उनके साथ में रहा होगा, हमेशा कंटिन्यू हमेशा रहा होगा, हमेशा उनके साथ में कोई विवाद नहीं होता है। जैसे चुनाव आता है वो हमेशा एक पारिवारिक रिश्ता है, उनके साथ में आना जाना है घर में। लेकिन जैसे चुनाव आते वो दोनों आमने सामने होते हैं, चुनाव आते रिश्ते बदल जाते हैं, वो नेताओं की वजह से आमने सामने खड़े हो जाते हैं। अब दूसरी बात मैंने उनको सामने जाता हूं मैं, किसका कारण क्या? जब हमारा वैसे आना जाना रहता है, गांव में अगर कोई पंचायती होती है, एक घर भी अगर राजपूत का होता है तो भी बुला करके कहते हैं कि भाई पंचायती करते हैं, अपना एक घर भी है तो सामने बात करते हैं, अपने बैठ के बुलाते हैं। या एक घर जाट का भी होता है, राजपूतों का अगर गांव है तो भी उसको बुलाते हैं, पंचायती होती है, जागरण होता है तो भी उनको बुलाया जाता है, सम्मान के साथ में बैठते हैं। जब उनमें से अगर कहीं झगड़ा आपस में भाई भाई का झगड़ा हो गया, बातें नहीं बढ़ती है तो पंचायतें करवा जाती है, नहीं बढ़ता है तो मुकदमाबाजी हो जाती है, लास्ट में मामला कोर्ट तक जाता है। जब कोर्ट में जाते हैं तो वहां एक पैक्ट बना हुआ जाट और राजपूत का बार काउंसलिंग में, ये सभी को पता होना चाहिए, लगभग किसी को पता नहीं है, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता है। वहां पैक्ट है, एक बार अध्यक्ष जाट बनेगा, एक बार अध्यक्ष राजपूत बनेगा। तो जब सबसे बुद्धिजीवी सबसे समझदार वो व्यक्ति अगर या वकील बाड़मेर बार काउंसलिंग में अगर पैक्ट बना सकते हैं, जाट और राजपूत एक हो सकते, तो धरातल पर क्यों नहीं? धरातल पर क्यों नहीं हो सकते? ये पैक्ट बनना चाहिए, पैक्ट के साथ में बैठ के काम करना चाहिए। हमारा आपसी कौन सा उनके साथ में कोई विवाद है? कोई जमीन का ऐसा कोई विवाद है नहीं, होता तो एक परिवार में होता है, पूरी जगह तो होता नहीं है। लेकिन लोगों के बीच में ये नेताओं ने जो दूरियां इकाइयां बना रखी है, इनको खत्म करने के लिए राजनीति के अंदर सभी को एक होना चाहिए, एक लोकतंत्र के ऊपर भरोसा करना चाहिए, न कि जाति के ऊपर करना चाहिए। इन्होंने क्या किया? फूट डालकर राज किया है, बाकी जनता इनसे दुखी है, लेकिन मजबूरी में वो खौफ बिठाया जाता है कि साहब जाट को वोट देने से नुकसान है, तब जाकर के इनके पीछे जाते हैं। मैं कहता हूं न जाट या नुकसान करने वाले, न राजपूत नुकसान करने वाले। लोकतंत्र को खतरे से अगर बचाना है तो लोकतंत्र के ऊपर हमें भरोसा करना होगा, तभी हम जाकर के सही व्यक्ति को चुन पाएंगे।
और अधिकतर देखा गया है मतलब अभी चुनावों के माहौल में तो आपकी एक दो मतलब टिप्पणी या पोस्ट विधायक महोदय को भ्रष्टाचार को लेकर के आती है, तो आपके पास इसके साक्ष्य भी है या? आपने कई बार देखा होगा कि मैं जब पोस्ट करता हूं तो मेरा उसके अंदर डॉक्यूमेंट साथ में अपलोड होते कई बार। मैं बिना तथ्यों की, मैं बिना डॉक्यूमेंट्स की कभी बात नहीं करता। मेरे पास कैसे, कौन से बताए? विधायक जी कई बार कहते हैं कि साहब मेरे बारे में कोई बता देता है कि यहाँ नगर परिषद में अगर फर्जी पट्टे बनते या सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होता है तो यह कर्मचारियों की भूमिका है, उनकी मिली भगत से यह सब कुछ हो रहा है। मैं विधायक जी को कहता हूं कि जब आप नगर पालिका बाड़मेर के जब चेयरमैन थे उस टाइम आपने फर्जी पट्टे जारी किए, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास तथ्य है। तो इसके लिए अगर जैसे आप बता रहे हो कि पूरे साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्स है, तो आप अदालत तक क्यों नहीं पहुंचते? किसकी अदालत? क्यों कार्रवाई नहीं हो सकती? कौन सी अदालत की बात करें? यहाँ अगर हमारे पास जब डॉक्यूमेंट्स लेकर के हम पहले जाकर के या ऐसी भी मामला दर्ज करवाना पड़ता है या पुलिस में देना पड़ता है। एसीबी और पुलिस जिसकी सत्ता है उसके साथ में ही काम करेगी। अच्छा। बिना सत्ता के लिए कोई काम करने के लिए कोई तैयारी नहीं होती है। जब मामला ऐसा रहता है, कई बार बड़ा मामला होता है पीआईएल का। अब मैंने आपको बताया कि मैंने करप्शन के खिलाफ छोटे छोटे मामलों में लड़ते हुए इतना हुआ कि लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले को कभी साथ नहीं देते। पीआईएल के लिए 2-3 लाख रुपए खर्चा चाहिए तो इतना मैं अकेला खर्चा करने की गुंजाइश मेरी नहीं थी। और वहां जाते तो लड़ते तो 4-5 साल तक लगातार कोर्टों में पेशियों पे जाना पड़ता। अब कम से कम मैं 5-10 लाख रुपए मेरे पास अगर बैलेंस लेके उसमें लगाऊं मैं, तब जाके मैं परिवार को चलाऊं। जैसे इनमें पीआईएल के पीछे बैठा रहूं, मेरे पास मटेरियल काफी है, मजबूत है। मैं जाऊंगा कि इनको सत्ता से पहले बेदखल करूं, उसके बाद में इनके खिलाफ मैं पीआईएल में भी जाऊंगा। अच्छा। और पीआईएल में जाकर के मजबूती, अगर मुझे 1-1 रुपए की कहीं भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो इसको भ्रष्टाचार का खुलासा बड़ा बाड़मेर को बचाने के लिए मुझे 1-1 रुपए के लिए अगर किसी से भीख मांगना पड़ेगा तो भी मैं मांगूंगा। और उसमें जनता को 1 रुपए का हिसाब देकर के हाईकोर्ट जाकर के पीएल लगाने की तैयारी करेंगे। अच्छा, तो अब अपन बात करते हैं, जैसे आप राजनीति में आए तो राजनीति में आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, बाड़मेर के अंदर मैं बात करूं, मैं सिर्फ स्थानीय मुद्दों के ऊपर आया राजनीतिक में। स्थानीय मुद्दों में भाजपा और कांग्रेस दोनों का यह गठबंधन है। मैं इसको गठबंधन तो नहीं कहूंगा क्योंकि यह ठगबंधन है। ऐसा कैसे? ये जनता के साथ में ठगा जाने का एक तरीका था। बाड़मेर के अंदर जब भाजपा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो उनके पूर्व में जब जिला अध्यक्ष थे, उनकी जब धर्मपत्नी जी जब सरपंच बनी बाड़मेर गादान में, वो निर्विरोध बनी। अच्छा। बाड़मेर के जब विधायक जी थे, उनके पास में कोई सरपंच का उनका कोई कार्यकर्ता नहीं था जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ सके। जब उनके जस्ट पास में जब पार्षद के जो चुनाव होते हैं तो वहां पे कांग्रेस का पार्षद जीत के आता है, ये तय है। बाड़मेर के अंदर जब नगर परिषद का जब बोर्ड बना, टिकटें किसको देना है बीजेपी की, वो मेवाराम जी ने और बीजेपी वालों ने, नेताओं ने साथ में बैठ के तय किया। अच्छा, ये जग जाहिर है, मैं नहीं कहता हूं, लोग चर्चा करते हैं मेरे सामने। मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ये सारा सांठगांठ से हो रहा है? सांठगांठ से, बिल्कुल, इससे कोई फर्क नहीं है। कभी बाड़मेर में इतना घोटाला हुआ, बाड़मेर को इतना नरक बनाया, लेकिन इनके पास में विपक्ष नहीं था। अच्छा। कभी भाजपा वालों ने कभी मेवाराम के ऊपर आरोप लगाया क्या? डॉक्यूमेंट्स मैं उनको कहता था, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े, आपको क्या प्रूफ चाहिए मैं देता हूं, प्रमाणित देता हूं, सर्टिफाइड कॉपियां देता हूं। कभी उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया। बाड़मेर के ऊपर जितने कब्जे किए गए सरकारी जमीनों के ऊपर, विधायक जी के नजदीक लोगों ने किया, भाजपा वालों ने कभी मुद्दा नहीं उठाया। तो जब हमने देखा भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही है, मुझे लड़ना इनका विपक्ष बनना है, क्योंकि मैं इनका स्थायी विपक्ष तो आरटीआई एक्टिविस्ट था, तभी था स्थायी विपक्ष, क्योंकि एक्टिविस्ट होता है वो किसी पार्टी का समर्थक नहीं होता है। लास्ट में जब देखा, क्योंकि जब अन्ना हजारे आंदोलन जब चला था, उस टाइम से मैं इनके पास उस आंदोलन में शामिल था। आम आदमी पार्टी उस आंदोलन से निकली हुई थी। मेरे उस टाइम से कई सहयोगी थे, उनके साथ में परिचित थे। उन्होंने कई बार से कहा था, फिर भी मैं उनको कहता था राजनीति मेरे लिए नहीं। जब मुझे बड़े अधिकारियों ने कहा कि साहब हमें ऊपर से प्रेशर है, गलत है, फिर भी हमें करना पड़ रहा है, हमारी मजबूरियां हैं, मैंने कहा था मेरे में मजबूती है। उस मजबूती ने मुझे राजनीति की तरफ ले गए और मैंने आम आदमी पार्टी को चॉइस किया। तो आम आदमी पार्टी में देखा, दिल्ली और पंजाब का मॉडल देखा, वहां का मैंने विकास देखा, वहां गरीब के हितों की काम करे। उस गरीबों के पास में क्या था, 200 यूनिट बिजली फ्री। वहां जब दिल्ली में जब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो यहाँ जब जन आधार के लिए नाम अगर को संशोधन करवाना है तो 4-5 बार ई-मित्र पे धक्के खाने पड़ते हैं। एक कमठे पे काम करने वाला जो व्यक्ति 800-900-1000 रुपए जब मजदूरी करता है, वो बंदा अपना समय खराब करके ई-मित्र पे धक्के खाएगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। दिल्ली में सिस्टम है, फोन करो, गवर्नमेंट कर्मचारी घर पे आता है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है, उनका संशोधन करके उनको घर पे पहुंचाता है। तो मैंने देखा उस दिल्ली वाला जो मॉडल है, क्या पता हम इसमें बदलाव कराए और हमारे पास राजस्थान में ये गरीबों के पास में लाइनों में लगने वाला बचत हो जाए। या भाजपा वाला एक बार आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का फोटो लगा दिया कार्ड के ऊपर, भामाशाह कार्ड के ऊपर,
दूसरी बात आ गई, उसका नाम चेंज होगा जन आधार, उसके ऊपर गहलोत साहब का फोटो लगे। क्या राजस्थान की जनता सिर्फ फोटो चेंज करवाने के लिए लाइन में लगेगी? भाई योजनाओं का नाम होता है तो ऐसी कॉमन योजना का नाम रखो कि उसमें फोटो लगाने कहाँ हो सकता है? हाँ, किसी का जनता के पैसे खराब हो रहे हैं, खर्च हो रहे हैं। हम ये कहते हैं कि किसी का फोटो नहीं होना चाहिए, सिर्फ सरकार है उसके ऊपर लगाओ, अशोक स्तंभ लगा दो, सरकारी कार्ड है, डॉक्यूमेंट से काम खत्म हो गया। क्यों किसी का फोटो लगाए? जन सरकारी स्थायी है नहीं तो उनका फोटो लगाने की आवश्यकता क्या? क्या पूजनीय लोग तो है नहीं, तो वैसे लगाने की कहां जरूरत होगी? जनता को परेशान करने के लिए जब ये पार्टियां थी तब हमने तीसरा विकल्प देखा। तो भ्रष्टाचार की आपने अभी बात की, और भ्रष्टाचार को लेकर के तो आपकी पार्टी के 2 मंत्री, बड़े मंत्री आज जेल में हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी पार्टी पे भी लगे हैं, अछूती तो वो भी नहीं है। अछूती वो नहीं, जेल में 8 बार गया। कितनी बार? 8 बार। 8 बार गया। पिछले मैं 6 महीने 7-8 महीने से बात करूं, मैं 3 बार जेल गया। अब 3 बार जेल गया, उसमें तीनों में मामला बताता हूं। जेल गया, मेरे ऊपर भी आरोप लगा था, जेल गया। बिना आरोप का जेल नहीं जाता। पहला मामला क्या था? मेरे गांव के अंदर एक नरेगा की सड़क बन रही थी। नरेगा की सड़क कौन बना रहा था? ग्राम पंचायत। मॉनिटरिंग कौन कर रहा था? ग्राम पंचायत। मैंने कहा कि जहां वक्त सेटलमेंट के टाइम जहां सड़क की कटान है वही रोड बननी चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट के टाइम से जो कटान है वो सरकारी खसरा है, सरकारी खसरे में निकलनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा। मैं न तो नरेगा का मेट हूं, मैं नरेगा का न कर्मचारी हूं, न मैं पंचायत का कर्मचारी हूं, न मैं जनप्रतिनिधि चुना हुआ हूं। पंचायत का कोई रोजगार सहायक दोषी नहीं, ग्राम सेवक दोषी नहीं, सरपंच दोषी नहीं, जेटीए दोषी नहीं, बीडीओ दोषी नहीं, पंचायत राज का या नरेगा का कोई अधिकारी दोषी नहीं। भगवान सिंह दोषी था और भगवान सिंह जेल गया। राजकार्य में बाधा क्या? राजकार्य में बाधा नहीं, हाँ। जबरदस्ती सड़क निकाली। अच्छा, सड़क सरकारी निकालता भगवान सिंह है। जेसीबी में काम करवाया, जबकि पंचायत में मिस्टोल भरे गए, तो करवाया किसने? मेरे खाते में 1 रुपया नहीं आया, फिर भी भगवान सिंह जेल गया। दूसरा मामला, प्रेमदान एक पत्रकार है, जो प्रेमदान था उनके बीच में पहले एसटी सीट भी खुली थी, वो या चुनाव की मतपट्टी लेके भागा हुआ बंदा जिसके पास में सजा याफ्ता है, उस सजाबंदी पत्रकार लेकर के हमारे इलेक्शन करवाने के लिए उनकी बाइट लेने के लिए अधिकारी को जाते हैं। अधिकारी इसके ऊपर संज्ञान नहीं लेते, अधिकारी को ध्यान नहीं है या जानबूझ के कर रहे हैं। मैं थोड़े दिनों के बाद में ये चुनाव आयोग को लिख करके आचार से लगा के इनको पत्रकारिता से हटाने का प्रयास करूंगा। मेरे इनके भाइयों के नाम से फर्जी बसें चलती, इनकी खुद की एक ही नंबर से 2-2 बसें चलती थी। हमने शिकायत करके उनको पकड़वाया। उन्होंने कहा कि भगवान सिंह, सबल सिंह, जेतमाल सिंह ये पत्रकारों, इनका भाई जब जालोर रहता 3 साल से कभी बाड़मेर नहीं आया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, हम दोनों भाइयों को जेल भेजा। मेरा भाई 3 साल से बाड़मेर नहीं आया, उसको भी आरोपी बनाया, बिना जांच के उसको जेल में डाला। अच्छा, ठीक है। कहा कि 1 लाख रुपए अब हम आरोपी उसमें 6 है, मांगा कितना? 1 लाख। अब 1 लाख मांगा होगा तो उसमें कम से कम उनको सोचने जैसी बात है। और उसमें किया क्या? हमने 1 लाख रुपए की मांग किया, मेरा मोबाइल फोन एफएसएल के लिए कोतवाल ने भेजा। एफएसएल के लिए हम दोनों भाइयों के फोन एफएसएल आज दिन तक नहीं मिला। कोर्ट में एप्लीकेशन रोज की तारीख पे तारीख आ रही है। ठीक है, एफएसएल के लिए भेजा। गुनाह क्या था? पैसे मांगे होंगे तो सामने रिकॉर्डिंग किया होगा, हमने तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया होगा। फिर हमारा फोन एफएसएल में कैसे जाएगा? ये न्यायपालिका की मैं बात कर रहा हूँ और ये मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। आरोपी हम भी थे ना उस दोनों मामलों में। तीसरे मामले में मैंने एक नाबालिग बच्ची जिनका मेरे पास डॉक्यूमेंट्स था, उसमें उम्र डॉक्यूमेंट्स में 11 साल, राशन कार्ड में, जन आधार में, शादी होने के कारण जो नाम कटा वो सब चीजें उसमें लिखा हुआ। 2 अधिकारियों ने, बीडीओ ने और तहसीलदार ने उनको वेरीफाइड किया, उन डॉक्यूमेंट्स को नहीं माना और उनके पास में मैंने राज्य बाल संरक्षण आयोग में शिकायत किया और मेरे खिलाफ मुझे जेल भेजना गया। उस टाइम से मुझे अधिकारी ने कहा था इसमें मामला बनता नहीं है, लेकिन राजनीति की वजह से मैं मजबूर करके आपको अंदर डालना पड़ता है। अब जैसे मैं 3 मामलों में गया, मेरे भाई को एक मामले में SC/ST में गिरफ्तार किया, उदाहरण मेघवाल जो बाड़मेर के जो बड़े नेता है, दलित नेता कहा जाता है, उन्होंने मुकदमा करवाया। 2019 में जब इलेक्शन फाइट किए थे, एक JB सियाने करके फेसबुक आईडी है, उसके ऊपर एक पोस्टर डाला हुआ था क्या साहब ये दलितों के पास में उदाहरण और एंड गैंग के काले कारनामे। उसने कहा था शिव के अंदर जब मेघवाल समाज की जमीन थी उसको हड़प कर दिया, MS4 के अंदर इसने घोटाला किया, संसद निधि में जो पैसे मिले थे वो खर्च नहीं किया, ये अध्यक्ष रहते हुए इसने घोटाले किए। ऐसा एक पारस मेघवाल सियाने का हत्याकांड था, उसमें इसने कंप्रोमाइज किया। ऐसे कई चीजों का सामने एक कोई चिट्ठा था। ये कहीं गंगाड़ा के अंदर कोई इनके मेघवाल समाज का कोई कार्यक्रम था, दिनेश बोरा के वहां से कोई फेसबुक पे चल रहा था पत्रकार के, और उसने जाकर के बीच में वो पोस्टर मेरे भाई ने डाल दिया कि ये लोग लिख रहे हैं तो क्या है। उसके ऊपर इन्होंने SC/ST का मुकदमा दर्ज करवाया कोर्ट के जरिए, मेरे भाई को जेल भेजा। अब इसमें कोई नेता बनता है, कोई उनके समाज वाले व्यक्ति कह रहे तो मानहानि का दावा नहीं बना। जब एक व्यक्ति ने कहा, उसने पोस्टर को उठा के उसमें कमेंट्स में डाल दिया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। तो मुकदमे क्या होते हैं, कैसे होते हैं? जिसके पास सत्ता होती है वो कुछ भी डालते हैं। उनका टकराव केंद्र सरकार से है,
और केंद्र सरकार से दिल्ली में अब जाके एमसीडी चुनाव में उनको बाहर कर दिया। 15 साल का शासन था उनका बीजेपी का। जब वो बाहर गए तो तिलमिला गए, उनको अंदर डालना पड़ा। पहले उनको ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे दिल्ली का, आप हमारे साथ आकर। जब नहीं छूटे, अब ऐसे बात कर अजीत पवार, जब वो एनसीपी के नेता थे महाराष्ट्र के अंदर, 15 दिन पहले मोदी जी मध्य प्रदेश के अंदर कहते हैं कि साहब सिंचाई घोटाला करने वालों को हम जेल भेजेंगे। 15 दिन के बाद में भाजपा ज्वाइन किया, गंगा में पवित्र हो गए, वॉशिंग मशीन में साफ हो गए और उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया महाराष्ट्र का। तो ये जेल भेजना, हमारे नेता को जो जेल भेजा था, मुझे जैसे भेजा वैसे भेज दिया होगा। जब कोर्ट इनको प्रमाणित मान दे, रही बात बेल करवाने की, तो अभी आपको पता होगा आपके साथी पत्रकार आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथी भी रहे हुए सबल सिंह भाटी, उनके खिलाफ बाड़मेर के माननीय विधायक जी ने मुकदमा दर्ज करवाया। अगर उनके पास में सेक्शन देखा जाए तो निचली अदालत में हमारे पास बेल होने जैसा अवेलेबल है, क्योंकि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। हाईकोर्ट में गया, आफ्टर चालान कर दिया, नोट लगा दिया। क्या कारण था? एपीपी है, वो कितने बैठे रहते हैं, सरकार चुनी हुई, सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, डिजायर पे रहते हैं, तो सामने उनका विरोध होता है, तो सामने स्वाभाविक बात होती है, वो पूरा प्रयास करते हैं रोकने के लिए। आपका कहना है कि मतलब ये विपक्ष के आरोप है और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है आपकी? भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, उसको मैं कहता हूँ कि प्रमाणित करके दिखाए। शराब घोटाले की बात करें तो शराब घोटाले की नीति के लिए सबसे पहले उसको आदेश होता है, जब बिल पारित होता है, बिल को पास में स्वीकृति कौन देता है? उपराज्यपाल, एलजी देती है। जब एलजी के साइन से करवाए तो आरोपी क्यों नहीं बने? तो जैसे अभी बात आपके मुंह से निकल गई सबल सिंह जी की, जो पत्रकार है, तो सबल सिंह जी ने अपने ऊपर जो हमला हुआ उसमें स्पष्ट रूप से और सबके सामने बताया कि मेरे ऊपर हमला माननीय विधायक महोदय ने कराया, तो उनके ऊपर आज दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मैं ये बताता हूँ कि जब एफआईआर दर्ज होती है, जैसा कोई जनप्रतिनिधि के खिलाफ मामला दर्ज होता है, एमएलए हो या एमपी हो या कोई यहाँ का जिला प्रमुख हो, जनप्रतिनिधि कोई भी अगर होता है बड़ा, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं। राज्य सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि उसकी जांच सीआईडी सीबी से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता। पर्चा बयान में नामजद सिर्फ मेवाराम जैन थे, उन्होंने किया, फिर भी उसकी जांच नहीं हुई। डीवाईएसपी से नहीं करवाया, आरपीएस बड़े अधिकारी सीनियर से या आईपीएस से नहीं करवाया, उसकी जांच किसने किया? उनके अंडर में काम करने वाला जो सहायता इंस्पेक्टर था प्रभत सिंह ग्रामीण थाने में, उन्होंने जांच किया। क्या कारण है इसके? कारण ये थी, सत्ता थी। अच्छा, जब सत्ता थी उनके पास में, जब उन्होंने कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन लगाया कि साहब मेवाराम जैन को इसमें आरोपी बनाए, और उसमें देखो जब उनका हत्या करने का प्रयास किया गया था 326 लगी, 325 से लगी, 13 दिन में चार्जशीट पेश कर दिया। 13 दिन में, जब पोक्सो जैसे मामलों में 13 दिन में चार्जशीट पेश नहीं होती है, हत्या जैसे मामलों में 13 दिन में चार्जशीट पेश नहीं होती है, लेकिन इन्होंने 13 दिन में चार्जशीट पेश कर दिया। आरोपी भी अपना गिन चुन करके किसी को बना करके सेटलमेंट के तौर पे उनको भेज दिया कि सब हमलावर ये थे, उनको पैसा देकर के सेटिंग कर दिया। अच्छा, ये सभी चीज जब उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया, लास्ट जब कोर्ट ने तारीख पर तारीख देके 10 तारीखों के बाद में कोर्ट जब उसको ऑर्डर करने की तैयारी में था, तब उन्होंने एक एप्लीकेशन जाके लगाई कि सबल सिंह भाटी के चोट एंड डीवाईएसपी धर्मेंद्र डुकिया, जो खास मित्र है जबकि कभी मित्र नहीं रहे, उनकी मिसेज है, वो यहाँ पे मजिस्ट्रेट है और यहाँ से न्याय मिलने की हमें उम्मीद नहीं है। किसने? जो आरोपी थे उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। क्या पता इसमें मेवाराम आरोपी बन गए तो इसको सीआईडी सीबी के पास जांच चली जाएगी, चुनाव से पहले माहौल खराब हो जाएगा। ये है 11 जून की बात है। अच्छा, और इन्होंने वापस 13 जून को वापस इनके ऊपर मुकदमा करवा के इनको गिरफ्तार करवा दिया। अच्छा, दूसरा आपके हर बाइट में उदाराम का नाम अवश्य होता है, तो उदाराम जी से आपका विशेष प्रेम कैसे है? देखिए, उदाराम जी का विशेष प्रेम नहीं है। उदाराम जी मेरे एक समय था, उदाराम जी मेरे अच्छे मित्र थे, मेरे अच्छे। देखिए, उदाराम जो मेरे अच्छे मित्र थे, एक समय था जब वो आरएलपी से चुनाव लड़े। पहले ये जब अपने समाज का कोई मामला होता था तब ये धरना प्रदर्शन हर जगह से आकर के अपने समाज के लिए आगे आ जाते थे। मैं इनको मानता था बड़े अच्छे आदमी है, मेरे आदर्श है, क्योंकि ये अपने समाज के लिए जब मुद्दा उठा, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम करते हैं। लास्ट में बाद में जब ये कंडारा वाला मैटर जब हुआ, ये लवली कंडारा का एनकाउंटर वाला मामला जब जोधपुर वाला बना, तब उस टाइम से लीलाराम को सरकार ने सस्पेंड किया, एसएचओ को, और सस्पेंड करते उदाराम ने पार्टी छोड़ दिया, आरएलपी को, और इस्तीफा दे दिया। तब मुझे लगा कि ये बंदा इतना दमदार है कि इसने राजनीतिक पार्टी को ठोकर मार दिया अपने समाज के लिए। बहुत बड़ा इनका नेचर है, पार्टी ने उनको जवाब मांगते इन्होंने पार्टी छोड़ दिया। मुझे अच्छा लगा कि आदमी अच्छा है। बाद में क्या, मेरे गाँव में एक कोई घटना हुई, जब एक कोई लड़का था, उसके खिलाफ एक पोक्सो का मामला दर्ज हो गया। मामला दर्ज हुआ तो पुलिस ने बात किया, मेरा उस टाइम से एग्जाम चलता था, मैं घर पे नहीं था, मुझे फोन आया, बात किया। लड़का गुजरात था, मैंने उनको घर वालों को समझा करके लड़के को गुजरात से ला करके वापस उसको पुलिस को सुपुर्द करवाया।
जब पुलिस को सुपुर्द करवाने के बाद में एफआईआर की कॉपी बाद में ला करके देखा, तब पता चला कि लड़की को उसमें बताया था 2 महीने की प्रेग्नेंट है और लड़का 3 महीने से गुजरात था। तो फिर ये लड़का आरोपी कैसे बना? अच्छा, जब ये तो संभव ही नहीं था। हाँ। हो सकता है कि लड़के पहले लड़का उसके पास जाता था कि नहीं जाता था, वो अपना पता नहीं था। जब बाद में मैंने इसके गांव के अंदर, जबकि उस लड़के के परिवार वाला का मेरा कभी बना नहीं, फिर भी गांव के अंदर बैठे अगर पोक्सो जैसे मामले में फंसा है और गांव में हम चुनाव लड़े है, तो हमारा फर्ज बनता होगा कि जो सही बात होगी, न्याय की बात होगी, न्याय हित में बात करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब हमने पूछा गांव के जो सीनियर सिटीजन थे, बुजुर्ग आदमी थे, उनके सामने बात रखा कि ये तो गलत कर दिया है, ऐसा किसी को कल मर्डर में फंसा देंगे, कोई भी जाके कैसे भी करे, या झूठे मुकदमे में फंसाना प्रयास कर देंगे। तो इन्होंने एक उदाहरण तक बात पहुंचाई। उदाहरण ने कहा कि इसको खुद को ही फंसा दो। भगवान सिंह का घर भी पड़ोस में ही है, तो भगवान सिंह तो यही था। गांव में टावर तो 5 किलोमीटर दूर है, तो लोकेशन तो 5 किलोमीटर के दायरे में सबकी आएगी, तो भगवान सिंह को फंसा दो। अच्छा, मेरे खिलाफ इन्होंने साजिश से जब रचना चालू किया तो व्हाट्सएप चैट थी वो मेरे पास। मतलब मित्र होते हुए आपको फंसा दिया? जब बाद में पता चला कि भाई उदाहरण तो मेरे मित्र ऐसा कर ही नहीं सकते। जब मेरे हाथ में चैट है, मैंने किसी को पूछा, तब मुझे पता चला ये किसी के मित्र नहीं है, ये मित्र होते ही नहीं है, ये सीधा पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। और लास्ट में हमारे पास में बात आई कि 12 लाख रुपए दोगे तो समझौता करेंगे। ये उदाहरण के वाया मीडिया करके बात है। अच्छा। एक पहले से लड़का फंसा हुआ था, उनको बचाने के लिए 12 लाख रुपए, और इसकी बात भी 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए देंगे तो ही समझौता होगा। अच्छा। मेरे पास में 1 by 1 करके 5 मुकदमे दर्ज करवाए। अच्छा, 5 मुकदमे पोक्सो बलात्कार तक के मामले दर्ज करवाए, सब में जांच हुआ और सब में मेरे में एफआईआर पेश हुई। तो इन्होंने पूरे प्रयास किए, जितने करने में कोई उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। उदाहरण ने भी अपनी ट्रायल रही। आपको पता होगा कि उस टाइम से पंचायत राज वालों के साथ में जाकर के जिला प्रमुख साहब को कह करके पंचायत राज वालों के साथ में सीओ साहब बड़े मामले को लेकर के ये रोड पे उतरे, धरना प्रदर्शन किया, सब चीजों में किया। मुझे उस दिन से इन्होंने मजबूत करना चालू कर दिया था कि भाई इसको राजनीतिक में ले आना है। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन उदाराम जी ने और मेवाराम जी ने मेरे को राजनीतिक में आने के लिए बहुत कुछ मजबूत किया, और अच्छा। इनकी मेहरबानी से मैं राजनीतिक में आया। अच्छा, फिर आपके राजनीति की बात आ गई तो मैं फिर आपकी पार्टी पे आ जाता हूँ। जैसे आपकी पार्टी जो है वो देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आंदोलन से सामने आई, मतलब वहाँ से ये पैदा हुई, और उस भ्रष्टाचार से निकल के ये पार्टी जब राजनीति में आई तो उस समय तो आम जनता से बड़े बड़े वादे किए थे कि हम न तो बड़ा घर लेंगे, न सरकारी कोई सुविधाएं लेंगे, और हम जनहित का काम करें। आज वो सारी की सारी बातें जो है वो दरकिनार करके, और बड़ी गाड़ी भी है, मतलब बड़ा बंगला भी है, बड़ी गाड़ियाँ भी है। तो ये एक जिस हिसाब से जब फील्ड में निकलते हैं, जनता से जो वादा किया था कि आपके पास में आएंगे तो हम आपको बिजली फ्री देंगे, तो दिल्ली का जो वादा था उसमें फ्री दिया। पहले दिल्ली की जनता ने उनको 27 सीटें दिया था, उसके बाद में गठबंधन में सरकार बनाई, दोबारा दिल्ली के जनता के बीच में गए तो 70 में से 67 सीट दिया। 5 साल तक सरकार चलाने के बाद में दिल्ली की जनता के सामने विश्व का पहला नेता होगा अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने कहा कि अगर हमने आपका काम किया है तो हमें वोट देना। ये आपने देखा होगा या कुछ भी जगह उन्होंने कहा था काम के बदले वोट मांगा था, हमने काम किया तो वोट देना। तो 70 में से 62 सीटें दी, काम किया तभी दिया होगा ना। मैं कहता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते कि हमने काम किया तो वोट देना, विकास की बात करें तो विकास के नाम पर अगर किसी 1-2 मंत्रालय को छोड़ करके किसी जगह से विकास नहीं हुआ, उसे विकास नहीं कहा जाता है। उन्होंने काम के बदले। अब रही बात, कहते हैं कि सब आरोप लगाते घर के ऊपर, घर को उनका निजी घर में सरकारी पैसे खर्च नहीं किए, घर सरकारी आवास है, सरकारी आवास में अगर जो पैसे खर्च किए गए तो कल ये जाकर के जनता के बीच में रख दो कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने गलत किया है। जनता उस सरकार को बदल देगी, कल या भाजपा की सरकार बन जाए या कांग्रेस की बन जाए, उनका मुख्यमंत्री उसमें रहेगा परमानेंट। यही मुख्यमंत्री या केजरीवाल जी रहे, ये कोई जरूर नहीं है ये दूसरी सरकारी बन जाए, सरकारी क्वार्टर पे लगा होगा। ये भी बताया कि सरकारी संपत्ति है, इसके ऊपर खर्च करके हमने अच्छा बना रखा है कि आने वाले 200 साल तक भी इसमें कोई चेंजिंग करने की कोई आवश्यकता न रहे। भविष्य में आने वाले महंगाई बढ़ेगी। अभी तक जो पैसे खर्च किया गया वो सरकारी आवास पे खर्च किया गया, सरकारी गाड़ियां होती है सब मंत्रियों के पास में, सो उनका प्रोटोकॉल होता है जो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो उस हिसाब से उनके पास में गाड़ियां लगी रही है। तो फिर ये क्यों कहा गया कि मैं बड़ा घर नहीं लूंगा, मतलब बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा? देखिए, जब एक प्रैक्टिकल चीज में आते हैं, अब आज मैं कहता हूं कि मेरे पास में मुझे जयपुर जाना है और जयपुर जाने के लिए मैं किसी पास में ट्रैक्टर लेकर के यहाँ निकल जाऊंगा तो कल सुबह तक मैं पहुंच जाऊंगा तो संभव नहीं है। मैं कहता हूं मैं किसान परिवार से निकला होगा तो मैं ट्रैक्टर पे घूमूंगा, तो ट्रैक्टर पे घूमना, जयपुर तक जाना ये संभव नहीं है। जब फील्ड में जनता के बीच में या दूर तक या पार्टी के विस्तार के लिए या अपने पास में जैसे भी काम जनता के कामों के लिए बीच में जाते हैं तो उनके पास में जो सुविधा के अनुसार जो गाड़ी होती है जो पहुंच पाती है उसको रखना जरूरी है। साथ में जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं उनको भी रखना जरूरी होता है, क्योंकि पहले ऐसा लगता है कि हमें सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन कई बार ऐसी रहती है कि जो दूसरे वाले 20 गार्ड लेके घूमते हैं
तो उनके साथ में एक दो ही गार्ड रहते हैं। मेरे पास अभी पंजाब के जैसे राज्य मंत्री थे, मेरे पास यहीं आके रुके थे, तो वो कहते थे कि पहले जब मेरे पास में या पंजाब स्टेट वेयर हाउस के चेयरमैन थे, उनके साथ 22 गार्ड रहते थे, मेरे साथ एक भी गार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास में ये होता था कि मैं तो जनता के बीच में खेती करता होगा, मैं वापस चेयरमैन बनाऊं, तो मुझे तो कोई जनता से तो डर है ही नहीं, जनता तो मुझे मारेगी नहीं, क्योंकि मैं जनता के हित में काम कर रहा हूँ। हाँ भाई, कोई तो हर चीज में किसी जगह से कहीं पे ऐसी हो जाती है कि जो प्रोटोकॉल में सीआईडी आईबी जैसे भी उनके पास में इनपुट देती है, तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से गाड़ियां या उनके पास में जो गार्ड है उनकी दृष्टि से रखना जरूरी होगा। अगर उसके बाद में अगर कोई हमला हो जाता है तो पहले आईबी वाले और सीआईडी वाले या सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहेगी कि हमने तो पहले इनको कहा था, सचेत किया था, फिर भी इन्होंने नहीं लिया है। तो ऐसी कई बातें सामने आती है जिनकी वजह से उनको लेना जरूरी होता है। तो जैसे भी आपने बात बताया कि केजरीवाल सरकार जो है वो दोबारा चुन के आई, तो लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि रेवड़ियाँ फ्री की, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट के आई है। देखिए, मुफ्त की कैसे? मुफ्त का नहीं, ये मूलभूत अपने अधिकार है। जैसे शिक्षा देना, सरकार के पास पैसे हो या ना हो, भले वो कहीं से कर्ज ले, लेकिन ये मूलभूत सुविधा, उसको शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। शिक्षा और पानी के लिए उसको वंचित नहीं रखा जा सकता है, स्वास्थ्य के लिए उनको वंचित नहीं रखा जा सकता है, बिजली के लिए उसके पास में मूलभूत सुविधा उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है, पानी है तो उसके लिए उनको फिल्टर पानी देना उनका मूलभूत सुविधा, उनसे वंचित नहीं रखा जा सकता। दिल्ली सरकार ने किया क्या? शिक्षा उनको फ्री में कर दिया। सरकारी स्कूलों थे, उनको सही तरीके से उनका ढंग से मॉनिटरिंग करवा के उसकी मॉनिटरिंग सही किया, 99% वहां का रिजल्ट आ रहा है। स्कूलें थी, नई नहीं बनाई, पुरानी जो स्कूलें थी उनको बिल्डिंग को व्यवस्थित करवा दिया और उनके अंदर पढ़ाई अच्छी होने लग गई। तो आज प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके गरीब लोग थे वो सरकारी स्कूलों में, और बड़े बड़े अधिकारी को बच्चे थे वो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ना चालू कर दिया, वो उनकी मूलभूत सुविधा दिया। बिजली थी तो 200 यूनिट का अगर फ्री वाली रेवड़ी बांटते तो चुनावी मोड पे 1, 2, 4, 6 महीने के लिए जैसे राजस्थान सरकार ने बांटा है वैसे बांटने का प्रयास करते। उन्होंने शुरुआत में आते वादा किया था, तो आज 8-9 सालों से लगातार वो 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे, वो आप देख रहे हो, पूरा विश्व देख रहा है। पानी की सुविधा, दिल्ली वालों को कहा था कि हम आपको फिल्टर पानी देंगे, तो उनको पानी फिल्टर मिल रहा है। उनके पास में स्वास्थ्य की बात किया तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, हर मोहल्ले के अंदर उनका इलाज है, अनलिमिटेड उनका फ्री है। तो महिलाओं को है, बसों के अंदर यात्राएं फ्री है, तो उनका मूलभूत सुविधा दिया। उसमें फ्री की रेवड़ियां क्या है? अब राजस्थान सरकार की बात करें, राजस्थान सरकार का 2023 का बजट है 2,14,000 करोड़। कितना? 2,14,000 करोड़ यहाँ का बजट है, और यहाँ की राजस्थान की पॉपुलेशन है 8 करोड़। एक व्यक्ति के ऊपर एवरेज खर्च हो रहा है 2,67,500 रुपए। अब 2,67,000 रुपए जब खर्च हो रहा है, क्या सभी लोग बीमार तो नहीं होंगे? सभी लोगों को पेंशन नहीं मिलती है, सभी पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, सभी यात्राएं करने के लिए नहीं जाते। तो उस व्यक्ति के अंदर अगर नीयत साफ हो, सरकार की अगर नीयत साफ हो, तो बिजली फ्री में दे सकते हैं। भ्रष्टाचार नहीं करना है तो फ्री में दे सकते हैं। शिक्षा, टीचर है उनके पास में सही तरीके से उनकी पढ़ाई करना चालू कर दे। अब या स्कूलों के अंदर देखा जाए, टीचर को किसी को अगर जनसंख्या गिनती में लगाना है, टीचर काम करेगा। बीएलओ है तो टीचर होगा। किसी भी अगर कोई गिनती करना है तो टीचर जाएगा, सर्वे करना है तो टीचर आएगा, कोरोना आ गया तो टीचर देखेगा। अच्छा, बच्चों का भविष्य बढ़ाएगा या सर्वे करेगा? अच्छा, उनके लिए अलग से वैकेंसी निकालो। अच्छा, एक आपके नेता ने, केजरीवाल जी ने बड़ा वादा किया था जनता से कि मैं गंगा को साफ कर दूंगा, और साल दर साल बताए थे कि इस साल में मैं साफ कर दूंगा, और वो आज तक नहीं हुई। इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, गंगा के पास में अभी भी उनके ऊपर पूरा प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी भी सफाई के लिए उनके पास में काम चालू किया है और वो कर रहे हैं। दूसरी बात रहती है कि वहां दिल्ली के अंदर पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं है, दिल्ली के पास पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। वहां की अगर देखा जाए, वो किसी को ट्रांसफर भी करने के लिए नहीं जाते। अगर जिस बिल को पास करके फाइल को आगे भेजा जाता है तो उप राज्यपाल है उस फाइल को रोक देते हैं। वहां अगर किसी सेक्रेटरी के पास में अगर साइन करने के लिए जाती है फाइल, तो उस फाइल को अटका देते हैं। वो किसके अंडर में? केंद्र सरकार के अंडर में। जब केंद्र सरकार उसका पूरा अड़ंगा डालने लग जाती है, उनको तो कैसे भी करके पता है कि अगर इनको रोकने का प्रयास करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो जनता के बीच में जाएंगे, आपसे वादा किया था उसका क्या होगा? अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो जब उनकी फाइल ही रोक देंगे, जब बजट ही उनका सेक्शन नहीं होगा, तो कोई नेता अपने घर से पैसे लगा करके उसको काम पूरा करवाना संभव नहीं है। ये जितना भी अड़ंगा वो केंद्र सरकार उनके ऊपर अटका के बैठी है। केंद्र सरकार अगर साथ देती है तो उसको गंगा नदी को साफ करना संभव है। अच्छा, अपना बाड़मेर में अभी राजस्थान में चुनाव है, तो बाड़मेर के वो भ्रष्टाचार को लेकर के क्या देखते हो, कैसे देखते हो बाड़मेर को? देखिए, बाड़मेर की भ्रष्टाचार को लेकर के देखते हो तो मैं तो इसमें क्या कहूँ, हर बच्चे को पूछेंगे तो बाड़मेर की हालत क्या है। बाड़मेर की अगर पट्टा प्रकरण देखा जाए, इसका कोई स्थायी समाधान? इसका समाधान एक ही होगा कि जनता को जागना पड़ेगा, जनता खुद अपने कामों की मॉनिटरिंग करना चालू कर दे, अपने अधिकारों के प्रति वो सजग हो जाए और अच्छे ढंग के जनप्रतिनिधि को देखकर अगर चुनने का प्रयास करे, जाति और धर्म को देख करके छोड़ करके
और काम करने वाले व्यक्ति के पीछे अगर खड़े होकर के अगर उसको जिता के प्रयास करेंगे तो शायद बाड़मेर का भला हो सकता है। बाकी जाति के तौर पे या हमारे पास में अगर डर की वजह से हम लड़ेंगे या किसी के पास में करेंगे तो बाड़मेर का कभी भला नहीं हो सकता है। अच्छा, बाड़मेर की जनता को कुछ कहना चाहोगे तो? मैं बाड़मेर की जनता को ये कह सकता हूँ, आप ही मालिक है, बाड़मेर के असली मालिक आप है। और बाड़मेर के जो मालिक है वो अपना को चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो भी हमारा नौकर है, क्योंकि सरकार से कुछ न कुछ अपना मानदेय लेता है। जितने भी लोक सेवक है, अधिकारी चाहे कलेक्टर है, वो भी हमारा जनता का नौकर है। तो आपको जनप्रतिनिधियों का और अपने लोक सेवक है उनकी मॉनिटरिंग, उनको काम के दिशा निर्देश देने का आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा राइट्स है। आपको जागना होगा, आपको इस काम को करवाने के लिए तैयार रहना होगा। बाड़मेर आपका है, बाड़मेर आपके बाड़मेर को किसी की नजर न लग जाए। कोई बाड़मेर के साथ कोई गलत करता है तो उनको सुधारने के लिए आपको तैयार रहना होगा, तभी बाड़मेर हमारा स्वच्छ हो सकता है और बाड़मेर हमारा अच्छा बन सकता है। नहीं तो बाड़मेर जितना है उससे भी हमारा बिगड़ सकता है। बाड़मेर की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। मतलब सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने से बढ़िया है कि जनता को भी जगना पड़ेगा, जनता को भी भागीदार बनना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी काम करेगी वो जनता कर सकती है। सरकार को हम चुनते हैं, सरकार हमने चुनी है, हमारे जनता के सिवा कोई सरकार को चुन नहीं सकता है। तो जनता अगर जाग गई तो हम अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन सकते हैं और अच्छे लोगों को चुना तो हम जरूर बदलाव कर सकते हैं। तो ये थे भगवान सिंह जी, आरटीआई एक्टिविस्ट और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष, बाड़मेर के जिला अध्यक्ष है भगवान सिंह जी लाभराऊ। तो इनसे हमने बात की और अपने हर सवाल का जवाब इन्होंने बड़ी बेबाकी से और मतलब गंभीर होकर के दिया। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।